नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। अब बात सिर्फ चुनाव की होगी। चुनाव में हर दल अलग अलग सियासत के रंग आजमा रहा है, ढंग आजमा रहा है। यात्राओं का दौर है। भारतीय जनता पार्टी 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। इस आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश से जो नए 7 कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। यह यात्राएं कई जिलों से होकर के गुजरेंगी। वहां से ये मंत्री अपनी पहचान भी बताएंगे और आशीर्वाद यात्रा भी निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोकसभा में इन मंत्रियों का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से कराना चाहते थे, लेकिन विपक्ष की अड़ियल रवैये के कारण वे ये परिचय नहीं करा सके। लिहाजा अब ये मंत्री स्वयं अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, जनता से तो रूबरू होंगे ही, साथ ही आशीर्वाद भी मांगेंगे। आखिर आशीर्वाद मांगने का वक्त भी है, क्योंकि चुनाव सर पर जो है। इसके अलावा उधर महान दल ने यह घोषणा की है कि वे भी 16 तारीख से जनाक्रोश यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा पीलीभीत से शुरू होगी। जनाक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम सिंह पटेल। वहीं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी वह जन क्रांति यात्रा निकालेगी। यह यात्रा बलिया से शुरू होगी, अयोध्या पे समाप्त होगी। आखिर यात्राओं की ये जो दौर है, ये क्यों है? क्या यात्राओं से पब्लिक का मूड भांपने निकले हैं या पब्लिक का मिजाज बदलने निकले हैं? यह तो जब यात्राएं निकलेंगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यात्राओं का दौर है और अखिलेश तो पहले से ही रथ पर सवार हैं, वे निकल चुके हैं। अब इन यात्राओं से पब्लिक का रुख बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, ये तो अभी बहुत समय बचा है। इस पर आगे भी बात होती रहेगी। इन तमाम सारी बातों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव, अध्यक्ष महान दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल के श्री केशव देव मौर्य और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, जिनकी इस प्रदेश पर लंबे समय से राजनीतिक पकड़ रही है। वे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं। आज बात की शुरुआत करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के संजय जी से मैं जानना चाहता हूं कि संजय जी, ये आशीर्वाद यात्रा चुनाव के वक्त पे ही क्यों नजर आई? ये आशीर्वाद यात्रा पहले भी निकल सकती थी। पिछले 5 साल हो गए। 5 साल में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी समस्याएं सामने आई, कोरोना का दौर जनता ने देखा। इन तमाम समस्याओं के बावजूद अब आशीर्वाद यात्रा का औचित्य क्या है और क्या आपको लगता है कि इस आशीर्वाद यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल नहीं है जो केवल चुनाव के समय सक्रिय रहे। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो 12 महीने 365 दिन 24 घंटे लगातार काम करता है। पिछला हफ्ता आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने 80,000 राशन की दुकानों पर राशन का वितरण कराया है। यह भारतीय जनता पार्टी ने। उज्ज्वला 2 का प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर जाकर उनका माल्यार्पण किया है। गुरु पूर्णिमा के दिन इस देश के संतों महंतों के चरणों में जाकर प्रणाम किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस देश के लिए ओलंपिक में जाने वालों के लिए चीयर्स अप अभियान चलाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सामान्य जन के पास जाते हैं। हमारा किसान मोर्चा किसानों के पास जा रहा है, महिला मोर्चा महिलाओं के लिए लगा है, युवा मोर्चा अपने अभियान को चला रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको समाज की सेवा में लगते नजर आएंगे, चाहे वो कोई भी विषय हो। लेकिन यह विषय ऐसा है जो ऐतिहासिक है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में देश का एक ऐसा वर्ग जो अनुसूचित है, वंचित है, शोषित है, उसका केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसको सम्मान मिला। ऐतिहासिक घटना है। इस देश ने इसके पहले भी पिछड़ों के प्रधानमंत्री देखे हैं, चरण सिंह जी को देखा है, देवेगौड़ा जी को देखा है, लेकिन उस समाज के इतने लोगों को नेतृत्व में स्थान नहीं मिल पाया। इस ऐतिहासिक घटना को, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता से बल मिला है, लगातार उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप समाज का निचला तबका देश के सबसे बड़े मंत्रिमंडल में स्थान पाया है। वह स्थान इस देश के सबसे बड़े सूबे की, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 14 की, 17 की, 19 की, 21 की
जो जनता की भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशाएं हैं, वोट का विश्वास है, जीत का आशीर्वाद है, उसके कारण मिला है। और इस आशीर्वाद को हम देश के इस प्रदेश की जनता के चरणों में फिर से ये लोग जो नेतृत्व के लिए आए हैं, वो उस आशीर्वाद के लिए उस जनता के चरणों में जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का विकास आप देख रहे हैं। आज बाढ़ की स्थिति है, कौन काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर है। ठीक है संजय जी, हम मनोज यादव जी से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ लगातार डिबेट में शामिल भी रहते हैं। मनोज जी, क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव का रथ तैयार होने में थोड़ा सा विलंब हो गया? क्या अखिलेश यादव को विपक्ष के नेता होने के नाते पहले रथ पर सवार नहीं हो जाना था, या पहले जनता के बीच में नहीं चले जाना था? मनोज जी, का सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन जवाब भी थोड़ा सा मुझे संभल के ही देना है। आप ये बताइए, रथ तो निकल सकता है, सड़कों पे आंदोलन हो सकता है, लेकिन अपना दुरुस्तीकरण कैसे होगा? भाई लगातार 3 चुनाव हारे हैं ना, और जो पार्टी 3 चुनाव हार जाए वो सड़कों पे या रथ के सहारे तो चुनाव नहीं जीत सकती है। पूरा नैरेटिव बदल गया है उत्तर प्रदेश से लेके देश के चुनाव का। उस नैरेटिव को सेट करना पड़ेगा। समाजवादी नेतृत्व जो है उस नैरेटिव को उस पिच पे किस तरह चुनाव लड़ना है, उस नैरेटिव के साथ कैसे लड़ना है, उसकी तैयारी में लगी हुई है। रथ यात्रा एक बात है, समाजवादियों की पहचान है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं, उनको मुझसे भी बड़ा अनुभव है रथ यात्रा को लेके, वो चाहे नेताजी के समय से हो, चाहे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा अखिलेश यादव जी के समय की बात हो। आंदोलन करना समाजवादियों का नेचर है, सिग्नेचर है, वो तो होंगे। जब जब कोई ऐसी सरकारें आएंगी जो जनता की नहीं सुनेंगी, जो संवैधानिक ढांचे को तार तार करने की कोशिश करेंगी, तो हम आंदोलन करेंगे। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चारों ओर से अपनी बीजेपी की सरकार को कसने में लगी हुई है। तिलमिलाहट है, उपाध्याय जी इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत तिलमिलाहट है बीजेपी में, इसीलिए रुक नहीं पा रहे हैं, ठहर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में मुझे नहीं आती, ये आशीर्वाद देने के टाइम आशीर्वाद लेने का समय कहां से जा रहा है भाई? अब तो जनता को आपको डिलीवर करने का समय था ना। 4.5 साल की डबल इंजन की सरकार, जनता से तो नहीं, जनता से तो आशीर्वाद लिया ही जाएगा। जनता को तो आशीर्वाद देने की स्थिति में ना आप है, ना भाजपा है, ना कोई अन्य दल है। जनता तो आशीर्वाद देगी ही। मैंने उस शब्द को उपाध्याय जी कहा, डिलीवर करने का समय सरकार का। मुस्कुराइए मत चौधरी साहब, मुस्कुराइए मत, सत्यता से भागिए मत। मेरा मतलब है आशीर्वाद देने का। से तो आप भाग रहे हैं। अगर सत्यता से नहीं भाग रहे होते तो कोरोना के समय घर में थोड़ी ना रहते, आप जनता के बीच में जाते। आप जनता के बीच में गए कब? आप तो जनता से हमेशा दूर हैं। आप तो आइसोलेशन में हैं भाई। एसी कमरे में बैठ के ट्वीट करते हैं। बिल्कुल नहीं चौधरी साहब, मैं इंटरैक्ट डिबेट नहीं करता, अभी इंटरैक्ट डिबेट नहीं करता। पहले मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। हम कोरोना काल में एसी में बैठे थे। मनोज जी को बोलने दीजिए। संजय जी, मनोज जी को अपनी बात रखने दीजिए। मनोज जी को बोलने दीजिए, हमारे पास पर्याप्त समय है। जी, मैं कहता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की किसको दी? सरकार को दी। सरकार को इतना बड़ा बहुमत दिया, 3 दशकों में इतना बड़ा बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला, तो कोरोना काल में काम किसको करना पड़ेगा? अरे कोरोना काल में हम मैदान में थे, आप पश्चिम बंगाल में थे, कहते हुए शर्म आती है क्या आपको? पूरा उत्तर प्रदेश का कैबिनेट, पूरा आपका जिला प्रदेश का संगठन कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहा था, असम में चुनाव लड़ रहा था, आज तमाम सारे देशों के में चुनाव लड़ रहा था। लोग यहाँ कोरोना काल में मर रहे थे। मत मनोज यादव के सामने ऐसी बात कहिएगा, मैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता हूँ। आप हमारे ऊपर मुकदमे लगे हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जनता के लिए काम करने के लिए, और जितना राशन आपने बांटा है ना, उससे ज्यादा समाजवादियों ने अपनी जेब से बांट दिया है। जाके पता तो करो जनता के बीच में। उसका परिणाम था, हमारी मेहनत का परिणाम पंचायत चुनाव में हमें शानदार सीटें विपक्ष में रहने के बावजूद मिली। आपको याद है नहीं याद है संजय चौधरी जी? योगी आदित्यनाथ रोज हेलीकॉप्टर से उड़ते थे, साथ पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, फिर कहां नहीं जाते थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव में कोरोना काल में वो राशन बांट रहे थे क्या?
वो लोगों की ऑक्सीजन की मदद कर रहे थे क्या? हमको ठीक और है। बताइए। ठीक ये है आप मनोज जी, narrative आपकी बात का जवाब संजय जी से लेंगे। आपकी बात का जवाब संजय जी से लेंगे। उससे पहले हम महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, वे भी हमारे साथ हैं। केशव देव मौर्य जी से मेरा सवाल यह है कि 16 तारीख से जो आपकी जनाक्रोश यात्रा निकल रही है, उसके पीछे एजेंडा क्या है और आपका जो क्राइटेरिया है वो आप किस क्षेत्र को अपना मान के चलते हैं कि यहां से महान दल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जनाक्रोश यात्रा से जो जनाक्रोश आप कह रहे हैं वो वाकई जनाक्रोश है? केशव देव जी। जी, के उपाध्याय साहब, जनता में आक्रोश है, उसमें दो राय तो है नहीं। कोरोना के काल में जब कोरोना का पहला मरीज भारत में मिला, उसके पहले कई देशों में, दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन हो चुका था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, पता नहीं इनको कौन सलाह देता है कि इनका सारा काम 1 घंटे 24 घंटे में होता है। जब ये चाहते हैं लॉकडाउन कर देते हैं, जब ये चाहते हैं नोटबंदी कर देते हैं। लॉकडाउन के समय ये हमारे प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। जब दुनिया में सिंगापुर में लॉकडाउन हो गया 2019 में, कोरोना का मरीज मिला भारत में जनवरी में पहला मरीज, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी को अलर्ट नहीं किया, अपने देश के लोगों को अलर्ट नहीं किया कि हमारे देश में भी कोरोना का मरीज मिल रहा है, आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, हो सकता है हमें लॉकडाउन करना पड़े। जनवरी में मरीज मिला, फरवरी में मरीज मिला, 500 मरीज तक हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई जल्दी नहीं थी, इत्मीनान से बैठे रहे। लेकिन जैसे ही 550 मरीज मिला, वैसे ही लॉकडाउन कर दिया और 24 घंटे का समय भी नहीं दिया। कोई शादी विवाह में गया था, वहां फंस गया, कोई इंटरव्यू देने गया था, वहां फंस गया, कोई देश परदेश कमाने गया था, वहां फंस गया। और जो दुर्दशा देश की हुई, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे लोग, उनकी जो दुर्दशा पुलिस ने की, जिस तरह की वसूली हुई उनसे पैसे की, जिस तरह से उनकी पिटाई हुई, बदायूं की घटना मुझे याद है कि वहां के पुलिस वालों ने कासगंज से लेके बदायूं तक तमाम लोग आ रहे थे भूखे प्यासे दिल्ली से, उन्हें मेढक की तरह उछल उछल के जाने के लिए मजबूर किया। बीजेपी कोरोना से उतनी परेशानी नहीं जितना बीजेपी सरकार से परेशानी देश की। बीजेपी कोरोना चलो जो है सो है, लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है? अगर लोग जो प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में फंसे, जो घर आना चाहते हैं, अगर वो घर आना चाहें तो रिजर्वेशन, ट्रेन का रिजर्वेशन बंद कर दो, ट्रेन बंद कर दो, बस बंद कर दो। और ट्रक में 500 लोग, जहां 50 लोगों की बैठने की जगह नहीं होती, उसमें 500 लोग, औरत मर्द बच्चे ट्रकों में ठूस के आए। गुजरात से बिहार तक, गुजरात से गोरखपुर तक, कुशीनगर तक, महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश के किसी भी मैं तो जनाक्रोश यात्रा की बात कर रहा हूं केशव जी। केशव जी, आप तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चले गए, हम तो उत्तर प्रदेश चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में चुनाव है, आपकी यात्रा भी 16 तारीख से निकलने जा रही है। मेरा जो सवाल है वो केवल आपकी यात्रा पे फोकस है कि आपने जो यात्रा के लिए पीलीभीत चुना है उसकी वजह क्या है। और दूसरी बात, आप समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तम पटेल, उनसे उसको हरी झंडी दिखवा रहे हैं। तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। लेकिन पीलीभीत को ही क्यों चुना है और पीलीभीत से ये यात्रा कहां तक जाएगी, किन क्षेत्रों को कवर करेगी? तो क्या इन सीटों पर महान दल समाजवादी पार्टी से सीटें मांग चुका है या फैसला हो चुका है? केशव जी, पहली बात तो एक, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन 1.5 साल पुराना है और 1.5 साल से हम गठबंधन में, और तमाम इंटरव्यू हुए, मैंने उसमें तमाम जगह बयान आया, अखिलेश यादव जी का भी बयान आया, हमारा भी बयान आया। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी की अलायंस है। समाजवादी पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, ठीक है। उनके प्रदेश अध्यक्ष हरी झंडी दिखाएंगे तो कोई आश्चर्यजनक बात है। बीजेपी का कोई नेता झंडी नहीं दिखाएगा, ये तय। सवाल जनाक्रोश रैली इसीलिए रखा गया कि जनता किन बातों पे आक्रोशित है। कोरोना के नाम पर जिस तरह ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की कालाबाजारी हुई,
जिन लोगों ने दवाओं कालाबाजारी की उसमें कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने कोई केस कमजोर किया। वो किसके लोग थे? भाजपा के लोग नहीं थे, तो जमानत कैसे मिल गई? नहीं केशव जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पीलीभीत को आपने क्यों चुना है? पीलीभीत को क्यों चुना आपने? मैं ये जानना चाहता हूं। जैसा पीलीभीत ही नहीं सुना मैंने। पीलीभीत में 16 तारीख को है, 17 को बरेली है, 18 को बदायूं है, 19 को कासगंज है। उसके बाद रक्षाबंधन में बीच में 4-5 दिन के लिए छूट है। 25 तारीख को फिर एटा है, 26 को मैनपुरी है, 27 को इटावा है। इसके बाद दूसरा चरण हमारा शुरू होगा। शाहजहांपुर है, फर्रुखाबाद है, लखीमपुर खीरी है। इसके बाद हम पूर्वांचल में करेंगे, जहां हम अभी कुशीनगर में 2 सीट हम जिला पंचायत की जीते हैं। ठीक है, मिर्जापुर में। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, इसी पर आगे आपसे सवाल करूंगा मैं। लेकिन मैं ब्रजेश शुक्ला जी से जानना चाहता हूं। ब्रजेश जी, ये आपने तीनों वक्ताओं को सुना और आप लगातार राजनीतिक जो इस समय सियासत चल रही है प्रदेश में उससे रूबरू रहते हैं। इन यात्राओं के संकेत क्या हैं और इन यात्राओं के मायने क्या हैं? उपाध्याय जी, जब भी चुनाव आते हैं, मैं करीब 32 साल से चुनाव को कवर कर रहा हूं, तो जब भी चुनाव आते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक यात्राएं होती हैं और एक सम्मेलन होते हैं, जातीय सम्मेलन होते हैं। अब चुनाव आयोग सख्ती कर रहा तो वो प्रबुद्ध सम्मेलन हो जाए या पिछड़ा सम्मेलन हो जाए, इस तरह 2 चीजें हमेशा होती हैं। और यात्राएं तो अनवरत मैंने चलते देखा है चुनाव के समय। जो ही चुनाव आता है, जब यात्राएं शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आ गया है। तो सारा मामला ये है, जात के आधार पर या उनकी परेशानियों के आधार पर जनता की, ये एक इस ढंग से प्रचार करना, ये राजनीतिक दलों का अधिकार भी है और वो करते भी हैं। अब जैसे महान दल है, इसका अपना एक आधार है, वो अपना यात्रा निकाल रहे हैं। और बीजेपी, अब बीजेपी के, आप ये सोचिए कि बीजेपी के सारे मंत्री यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जो नए मंत्री बने वो ही क्यों यात्रा निकाल रहे हैं? वास्तव में इसका बहुत बड़ा संदेश है अपनी अपनी यात्राओं का। हुआ क्या कि एक विपक्ष ने लोकसभा में एक गलती कर दी कि इनका परिचय नहीं होने दिया। अब परिचय ना हो देने के बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। जैसे केशव देव जी कह रहे थे कि जो उन्होंने कोरोना का जो वर्णन किया है, जैसे उनके लिए बड़ा मुद्दा है, इसी तरह बीजेपी के लिए ये बड़ा मुद्दा है कि साहब आपने जानबूझ करके नहीं करने दिया। कारण आप नहीं चाहते थे कि जो 6 पिछड़े वर्ग के या दलित मंत्री बने हैं उनका परिचय किसी तरह आने पाए। ये सारी ईर्ष्या थी, द्वेष था, वो उसको मुद्दा बनाए हुए। तो जब चुनाव आते हैं तो इस तरह मैंने हमेशा यात्रा देखी है। आप तो 2012 को देखिए, एक यात्रा निकाली थी, तब अखिलेश ने निकाली थी। वैसे तो उसके स्टार मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन अखिलेश यादव ने यात्रा निकाली थी। उसके बाद 2014 में भी यात्राएं निकली थी, 2017 में भी यात्राएं निकली थी और 2019 में भी यात्राएं निकली थी, 2021 में भी यात्राएं निकल रही हैं। लेकिन ये यात्राएं कितना प्रभावी होती हैं, हर पार्टी यात्रा निकालती है, लेकिन निर्णय जो होता है वो आश्चर्यचकित करने वाला होता है और जनता जिसके पक्ष में निर्णय कर देती है वही फिर अंतिम उसी यात्रा को सफल मान लेते, उसी पर हम विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजेश जी ने जो कहा संजय जी कि ये यात्रा, आशीर्वाद जो यात्रा है, ये मंत्रियों का परिचय कराने के लिए है, या जो भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि वो तमाम चीजों में नंबर 1 रही है, अव्वल रही है। आज भी कई अखबारों में विज्ञापन है कि बहुत सारी चीजों में उन्होंने अपने आप को अव्वल कहते हुए विज्ञापन जारी किया है, वो संदेश देगी। तो इस यात्रा के मायने क्या हैं संजय जी? फिर मैं मनोज जी के पास आता हूं। मनोज जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं जी। संजय जी पहले आपसे। दिया है उन्हें, निश्चित रूप से ये बात सच है कि जब देश के प्रधानमंत्री उनका परिचय करा रहे थे तो सारा का सारा विपक्ष जो है उनके खिलाफ खड़ा हुआ। देखिए, पूरे के पूरे विपक्ष का उस नेतृत्व के खिलाफ खड़ा हो जाना, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेज है। वे नहीं चाहते कि ये जो जिस प्रकार से इस वर्ग का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ है, ये उन्हें पचा नहीं है और इसीलिए उन्होंने उसके विरोध के तरीके को अख्तियार किया है।
देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्ष का दुर्भाग्य देखिए कि वे एक विषय पर नहीं बोलते और दूसरे दिन उसी दूसरे विषय पर जाकर लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बातचीत करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, उस बिल पर अपनी बात करते हैं। 24 घंटे के अंदर उनकी अपनी विरोध के तरीका सहमति में बदल जाता है और सदन में आकर वो बोलने लग जाते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है राजनीति का, विपक्ष उस पर बेनकाब हो गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में के इस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। उन्होंने जिस वर्ग को नेतृत्व दिया है वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी कहलाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने फलक को बदला है और इस बदले हुए फलक के राजनीतिक परिवर्तन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, ये उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। और इस अस्वीकार्यता का जवाब देने के लिए भारतीय तो ये परिचय यात्रा है या मतलब ये परिचय यात्रा है या यह परिचय यात्रा है या योगी जी के कामों के संदेश को लेकर निकल रहे हैं? मतलब स्पष्ट संदेश क्या है? देखिए, योगी जी, मोदी जी हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन हैं। और आपने देखा होगा, अभी कोरोना की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में 54 से ज्यादा जिले हैं जहां एक भी पेशेंट नहीं। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहां हुआ है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग यहां हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना में कितना काम किया है इसका प्रमाण है कि हमारे 3 मंत्री जिनकी डेथ हो गई, 8 विधायक स्वर्गवासी हो गए। योगी जी खुद सर पर कफन बांधकर कोरोना से ग्रसित होने के बाद जैसे ही ठीक होते हैं, दूसरे दिन मैदान में उतर जाते हैं, वो अस्पतालों का दौरा करते हैं। आप बाढ़ की स्थिति अरे में संजय जी, विपक्ष सपा का कहना है कि ये जो मंत्रियों का निधन हुआ है, विधायकों का निधन हुआ है, ये भाजपा सरकार की जो प्रशासनिक अक्षमता थी उसकी वजह से हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है, ये काम करते हुए नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना है। उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़। आप कंपेयर कीजिए उससे आधी जनसंख्या वालों से। महाराष्ट्र का क्या हाल है? आज भी दूसरी लहर खत्म नहीं हो पाई है। केरल का क्या हाल है? दूसरी लहर आज भी नहीं खत्म हो पाई है, लॉकडाउन लगा हुआ है। महाराष्ट्र तो हमसे विकसित राज्य था, वहां तो देश की एकमात्र लैब जो इस बैक्टीरिया को जो टेस्ट करती थी वो महाराष्ट्र में ही थी। आज उत्तर प्रदेश में 450 टेस्टिंग लैब्स हैं। कोरोना का जितना बेहतर नियंत्रण उत्तर प्रदेश ने किया है, आप जनसंख्या के आधार पर आकलन कर लीजिए। हम यूरोपियन यूनियन से बड़े हैं, हमने करके दिखाया है, हमने असंभव को संभव किया है। ये लोग बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सराहा है कि जो श्रमिकों की वापसी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतर किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये हमारा और आपका डिसीजन नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ नैरेटिव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसने स्वीकार किया। ठीक है, आपकी बात का मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी आप ही जवाब दे दीजिए। संजय जी ने जो दावे किए हैं उसका जवाब आप ही से ले लेते हैं। मनोज जी, देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी के किसी दावे को मानती नहीं। कारण ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक बोलते हैं, रात से फिर सुबह तक बोलते हैं। झूठ के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। मैंने पहले अपने वक्तव्य में कह दिया, इन्होंने कहा योगी जी उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में मदद कर रहे थे। मैंने साक्ष्य के साथ कह दिया कि उनके प्लेन साए पूरे देश में घूम रहे थे, जेट प्लेन लेके चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब उससे जवाब सफाई नहीं आई। खैर, उसको छोड़ते हैं, हम कोरोना पे नहीं जाते। मैं ये बात कहता हूँ, योगी जी की कैबिनेट का विस्तार हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो दलित हैं, अति दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको कैबिनेट में क्या जगह मिली? क्या नहीं मिली ना। तो मोदी जी के काम के कैबिनेट के विस्तार के उसमें सोनिया गांधी 20 महीने से रायबरेली नहीं गई है, उनके साथ आपने चुनाव लड़ा था, वो आपके सहयोगी थे। आप लोगों का मूल चरित्र जनता के साथ खेल नहीं खाता है, परेशान। इसीलिए पानी पीजिए, पानी दें क्या आपको? अच्छा, इनसे कहला लीजिए बात, तभी मैं कहूँ अपनी बात। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह डिबेट की जाती है। बीपी हाई हो रहा है, और नो 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 ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सच है, बोलिए। आप सच को नहीं सुनते। कोरोना ने आपने क्या किया? अखिलेश जी ने क्या किया? वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के अलावा कोई इसका अल्टरनेट है? कोरोना से लड़ने का वैक्सीनेशन के अलावा कोई अल्टरनेट है? यही दिक्कत है। जवाब तो सुन लीजिए संजय जी, जवाब तो सुन लीजिए।
जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य मनोज जी आप जारी रखिए। चुनावी यात्राएं हैं उनको लेके हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं। कोरोना का इलाज है बीजेपी के सांसदों के पास, भाभी जी का पापा, मैं उन सारी बातों पे नहीं जाना चाहता ना। वो मूत्र पीजिए, कोरोना सही हो जाएगा, बहुत सारे इलाज हैं। लेकिन मैं ये बात जो विरोध में खड़े हो जाएंगे उनके साथ खड़े हो जाएंगे आप। बीमारी है क्या? बीमारी है क्या जो बीच में बोलेंगे? यात्राओं में बात हो रही है, आप कोरोना पे अटक गए दोनों लोग। प्लीज आप विषय से मत मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मनोज जी, मैं कहता हूं, जब मोदी जी के मंत्री जी मनोज जी बोलिए, जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो योगी जी के मंत्री क्या बताएंगे? उनका तो जवाबदेही उनकी तय है। जो मोदी जी वाले मंत्रियों की जवाबदेही पूरे देश के लिए तय है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं तय है। उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। वो त्रिपुरा भी उनको जाना पड़ेगा, उनको आंध्रा भी जाना पड़ेगा, सारे स्टेट में जाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहता हूं, क्या अब तक उत्तर प्रदेश के उन तमाम सारे पिछड़ों ने जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था, मोदी जी को वो दिखाई पड़ा कि हमको केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना था, हमने उसको प्रोजेक्ट किया था। बनाया किसको? पहले तो एक भूमिहार राय को बना रहे थे जो संवर जाति से आते हैं, फिर दोबारा एक दूसरे वाले को बनाया जो ठाकुर जाति से आते हैं, तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा, वो भी भूमिहार से आते हैं। तो फिर पिछड़ों की कहाँ है हिस्सेदारी? कहाँ है हिस्सेदारी भैया? और जो एक हमारे है भी उप मुख्यमंत्री, उनको स्टूल वाला मुख्यमंत्री। ठीक है मनोज जी, आप ही से जान लेते हैं कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कोई गैर यादव मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में तो संभव है, भारतीय जनता पार्टी में संभव है। क्या कोई गैर यादव समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है? के उपाध्याय जी, मेरी लैंग्वेज में ये लॉलीपॉप है बीजेपी का, लॉलीपॉप। वोट ले लो लॉलीपॉप दिखा के, कभी केशव प्रसाद मौर्य का, कभी किसी दूसरे का, कभी किसी तीसरे का, पिछड़ों का चेहरा दिखा के ले लो। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्लियर कट फेस अखिलेश यादव जी हैं और उनको हमारे चुने हुए विधायक, वो कोई बीजेपी के लोग नहीं चुनते। और ना हमारे पास आरएसएस जैसा कोई संगठन है कि हम पिछड़ों का हक मार लें और फॉरवर्ड को उनका हक दे दें। ये बात समाजवादियों की बिल्कुल क्लियर कट राजनीति है। हम चीटिंग नहीं करते, हम बिल्कुल चीटिंग वाली राजनीति नहीं करते। हमारे साथ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जितनी मेहनत इनकी होगी, इससे डबल परिश्रम इनको दिया जाएगा और इनके सम्मान में कभी ठेस नहीं होगी। हम कभी स्टूल पर नहीं बैठा लेंगे किसी पिछड़े को। कितनी सीटें दी जा रही है महान दल को? महान दल को कितनी सीटें दी जा रही हैं? महान दल को कितनी सीटें दी जा रही करेंगे? निश्चित तौर पर के उपाध्याय जी जान लीजिए, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं आपके साथ डिबेट में, वो और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच की बात है। लेकिन हम किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को छोटा कोई हक नहीं देंगे। कांग्रेस को कितनी सीटें दे दी और मायावती जी से गठबंधन किया तो मायावती जी को हमने वो सीटें दे दी जो समाजवादियों का गढ़ था। किसी राजनीतिक दल में हैसियत है इस तरह करने की? नहीं है। आज जो 10 सांसद बने बैठे हैं बीएसपी के, वो समाजवादियों के गढ़ की सीटें हैं जहां हम जीतते हैं हमेशा। और हमने वो सीटें ली, वो चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे इस तरह की सीटें ली जहां पे समाजवादी कभी नहीं जीती। तो हम बड़े दिल के लोग हैं, छोटा दल जरूर है लेकिन दिल हमारा बड़ा है। जी संजय जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। संजय जी आपकी बात का कोई जवाब देना चाह रहे हैं, आप सुन। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। उनको पूछना चाहता था कि आप दूसरों को तो बहुत देते हो, शिवपाल जी का आपने क्या हाल किया? दूसरों को बहुत देते हो, आपने अपने भाई का क्या हाल किया? अरे उनको तो छोड़िए, अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। जब आप बांटते हो तो आप जाति को नहीं, आप खानदान को बांटते हो। अपना रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जब आप लाल बत्ती देते हो तो सैफई और सैफई के कुनबे वाले को देते हो। मनोज भाई आपको भी नहीं मिलने वाला है, आपकी जाति को भी नहीं मिलने वाला है। केवल कुनबे में बांटने वाले परिवार तक आए और परिवार तक बांटने के बाद वो केवल और केवल खुद पर आ गए। ये कैसी आप बात करते हैं? शिवपाल जी के साथ क्या हुआ आपको याद है? अगर आपकी मेमोरी अगर थोड़ी सी ठीक हो तो आपको शिवपाल जी का वो हाल याद होता कि जब मंत्रिमंडल से निकाल कर फेंक दिए गए थे। आज भी आप उनको अपनी पार्टी में लेने को तैयार नहीं थे। अरे मैं तो बहुत खुश था कि आप साइकिल यात्रा निकालेंगे, आगे अखिलेश जी होंगे, पीछे शिवपाल जी बैठे होंगे, कहीं प्रतीक भी बैठे होंगे किसी साइकिल पर, वो तो नजर नहीं आए।
आप अपने परिवार के अंदर भी आरोप बांटने लगाएंगे हम की पे। स्थिति में नहीं है। गजब आप बात है केवल भाई। केवल अपनी क्यों भरने आपकी की बात स्थिति मानी में जाएगी? आपके मतलब पास सबको बांटना है, अपनों को नहीं बांटना है। अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे, ये सबने देखा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी ने नहीं देखी। इसीलिए मेरे भाई, सिद्धांत की बात मत करो, व्यवहार की बात करो। और जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में आप विकास करते हो तो केवल सैफई में करते हो, बांटते हो तो अच्छा। खानदान में बांटते हो, खानदान में बांटते अच्छा। बांटते भी इतने छोटे हो जाते हो कि केवल परिवार में बांटते हो। और दुर्भाग्य की बात अच्छा। है कि जब चलिए परिवार ठीक में है, बांटते हो तब ठीक है संजय जी। संजय जी, ये आपकी बहस और सीधे समाजवादी पार्टी से हो रही है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। केशव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो आपने क्षेत्र बताए कि आपकी यात्रा पीलीभीत से होकर लखीमपुर, बरेली और तमाम इन जिलों से निकलेगी, तो क्या आपका फोकस है कि ये जिन जगहों से आपकी यात्राएं निकल रही हैं वहां पर आप सीटों की मांग समाजवादी पार्टी से करेंगे? केशव जी। समाजवादी पार्टी से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत। सीटों के लिए या पद के लिए हमने कोई समझौता नहीं किया है। हमें कोई भारतीय जनता पार्टी की समझ सरकार है। हम कोई राजभर नहीं है, ओम प्रकाश राजभर, कि हमें ये कुछ दिखाएंगे, हम इनके पीछे पीछे घूमेंगे। हमारा मिशन है दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को उनका हक अधिकार दिलाना। तो हक अधिकार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में तो मिलेगा नहीं। इनके राज्य में खाली लाठी मिल सकती है, या इनके राज्य में फर्जी इनकाउंटर हो सकते हैं सभी समाज के लोगों की। तो इनसे कुछ आशा, इनके समय में संविधान की प्रतियां जलाई गई दिल्ली में। जिन लोगों ने जलाई उन पे इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इनके समय में कोई कुछ भी नारा जंतर मंतर लगा देगा, ये बोलेंगे नहीं। तो ये संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग हैं। ये लोग नागपुर में झंडा नहीं लगाते थे, संविधान को क्या मानेंगे? तो कुल मिला के इनकी कोई आशा नहीं। और आशा केवल किसी से है कि वो कुछ विकास कर सकते हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को कुछ दे सकते हैं या सर्व समाज को कुछ दे सकते हैं, तो केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी से। उनके बनाई सड़क आज भी बढ़िया 120 किलोमीटर की स्पीड में लोग उससे जाते हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे उससे फाइटर प्लेन उतरा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। केशव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे मेरी बात सुनिए। अभी आप कह रहे हैं कि पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला। पिछड़ों को हक दिलाने के लिए अभी हाल ही में संसद में संविधान संशोधन किया गया है, और वह संविधान संशोधन सिर्फ इसीलिए किया गया है कि राज्यों को अपने राज्यों के हिसाब से बैकवर्ड को, ओबीसी को चयन करने का, उनको आरक्षण देने का अधिकार मिल सके। और उसके लिए जो संसद पिछले कई दिनों से ठप कर रखी थी विपक्ष ने, सारे एक हो गए। इसके अलावा 27 ओबीसी मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, और यहां पर भी उप मुख्यमंत्री तो केशव प्रसाद मौर्य हैं ही, प्रदेश अध्यक्ष उनके स्वतंत्र देव सिंह हैं। ये सारे ओबीसी से आते हैं, और यहां पूरा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को दिया है। और जो इस समय दिखाई दे रहा है वो भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कार्ड खेल रही है। इन सब के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बात तो सुनिए उपाध्याय जी, आप मेरी भी बात सुनिए। आप खुद बताएंगे तो आप बताएंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान सुनिए। जो आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पूरी बात सुनूंगा और आपको समय भी दूंगा। कानून बना रही है भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। उसका मतलब खाली वोट बैंक का है कि चुनाव आ गया वोट ले लो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ, कितना उसने पिछड़ों का आरक्षण दिया, छीन लिया। अभी किसी यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई थी, उसमें केवल एक जाति के लोग भर्ती हो गए। तो हमें दलित पिछड़ों का आरक्षण मध्य प्रदेश में, आपके गुजरात में और आपके राजस्थान में अभी दलित पिछड़ों का भर्ती नहीं हो रही है। करीब दिग्विजय सिंह जी की सरकार के बाद वहां भर्ती नहीं कर रहे, योग्य स्टूडेंट नहीं मिले। योग्य स्टूडेंट क्यों मिलेंगे जब आप भर्ती नहीं है थी आपकी? मुलायम सिंह जी के दबाव में, लालू यादव जी के दबाव में जब मंडल आयोग बना, हमें 27% का आरक्षण मिला, लेकिन अभी भी तमाम विभाग में 27% नौकरी की भर्ती नहीं हो रही। तो ये दलित पिछड़ों के लिए नहीं कर रहे हैं। आज हमारी आबादी 60% के आसपास है। लगातार समाजवादी पार्टी, बसपा सभी सेंसस की मांग करें, महादल सेंसस की मांग करा, सभी दलित पिछड़ी पार्टियां सेंसस की मांग करें, तो क्यों नहीं आप सेंसस करा रहे हैं? और सेंसस जो कांग्रेस ने कराया था उसे क्यों ओपन नहीं किया गया? हमारी आबादी, पिछड़ों की आबादी लगभग 60%, लेकिन हमें आरक्षण मिला 27%, और उसमें आप 39 अगड़ी जातियों को और डाल रहे हैं।
आपकी नीयत 39 और अगड़ी जातियों, माने एक कमरे में हम लोग 60 लोग छूटे बैठे हैं, उसमें आप 39 लोगों को और अगड़ी जातियों को ला रहे। हमें उन 39 अगड़ी जातियों से कोई दिक्कत नहीं, अगर उनका पैरामीटर बनता है, वो अगर कमजोर है तो आए, लेकिन अगर वो आए तो आप जो 50% का कैप है उसे हटाइए, उसे बनाइए आप 70% तक, उसे ले जाइए, आरक्षण बढ़ाइए। अगर जातियों को पिछड़े में शामिल कर रहे हैं तो आप उन्हें आगे बढ़ाइए। लेकिन मैं उससे आगे की बात करता हूँ, जैसे बहुत सी बातें हो रही थी, अभी भाजपा के भी प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने बहुत काम किया। हाँ, इन्होंने इतना काम किया कि शराब की दुकान खुलने से कोरोना नहीं फैलता इनकी नीति के अनुसार। शराब की दुकान में चाहे जितनी भीड़ दिख जाए, लेकिन कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, सब्जी की दुकान, रेहड़ी की दुकान, कोई भी खुल जाए उससे कोरोना फैलता है। तो ये इनकी नीति है। कोरोना से लोग परेशान नहीं, कोरोना इतनी घातक बीमारी नहीं जितनी घातक बीमारी दी भाजपा। इनके राज में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज का, इसके साथ साथ ब्राह्मण समाज का उत्तर प्रदेश में जबरदस्त उत्पीड़न हुआ। एक गाय की बात करते हैं, गाय के नाम पर कितने लोगों की इन्होंने, इनके शासनकाल में कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की हत्या की गई। लेकिन गाय के नाम पर बीफ के विक्रेता के रूप में आज उत्तर प्रदेश, आज पूरे दुनिया में भारत नंबर 1, कभी नंबर 1 नहीं हुआ। एक आंकड़ा है मेरे पास, 10 लाख टन दुनिया से खाली 3-4 देश ही बीफ जो है दुनिया में, खाली 2-3 देश, 4 देश, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देश प्रतिवर्ष 10 लाख टन से अधिक बीफ निर्यात करते हैं, जिसमें भारत नंबर 1। तो ये बीफ एक तरफ तो कहेंगे गाय हमारी माता है, और हिंगोलिया में, बनारस में तमाम न्यूज है, आज तक तो न्यूज चली, वो मेरे पास वीडियो, जरूरत पड़ी तो मैं भेज दूंगा। उसमें तमाम भूख से तड़प तड़प के, प्यास से तड़प तड़प के गाय मर गई। इन्हें कोई चिंता नहीं, पेट्रोल 100 के ऊपर पार हो गया। ये बहुत काम कर रहे हैं इनके मोदी जी और योगी जी, 4 बजे उठ के काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? देश को बर्बाद करने की काम कर रहे हैं। मेरठ तक एक्सप्रेस वे बना, बड़ा प्रचार टीवी पे, हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, और उसमें बताया गया बहुत अच्छा रोड 40 दिनों में पहुंच जाएंगे। वो जाके आप देख आइए, भी मैं गया था जल्दी में, वहां कम से कम 50 जगह पे सड़क बह गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की 3 बार डेट दे चुके हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेस आज तक नहीं बन पाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जितना बनता है उतना बजट, और दूर की बात क्या करूं, मैं आगरा में रहता हूँ, 3.5 साल में अखिलेश यादव जी ने रोड बनवा दी लखनऊ से आगरा तक। लेकिन आगरा से एक इनर रिंग रोड निकला ग्वालियर के बार कि शहर में लोग न जाएं, ग्वालियर बार निकल जाए। वो इनर रिंग रोड से लगातार 3-4 साल से, 4.5 साल से काम हो रहा है। मैं उसी के बगल में रहता हूँ, 4.5 साल से लगातार काम चलता है। काम अगर बंद हो गया होता तो मैं कहता चलो काम बंद है, और काम बंद है तो हो सकता है कि नहीं काम हो रहा है, हो सकता है किसी पॉलिसी की वजह से बंद, लेकिन वो लगातार 4 साल से काम हो रहा है, तो काम हो रहा है तो विड्रॉल भी हो रहा होगा, विड्रॉल भी हो रहा है। लेकिन वो सड़क ठीक है, हम ब्रजेश शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी, ये जो ओबीसी का जो अचानक से उभर के आया, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ओबीसी पे फोकस किया है, तो ये जो जाति की राजनीति है वो जो, और उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो ओबीसी पे है, तो इस पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं? अन्य राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? अभी केशव जी ने बहुत अच्छी बातें ओबीसी को लेकर के कही हैं, और उनकी बातें चिंतनीय भी हैं और ध्यान देने योग्य भी हैं। उधर मनोज यादव जी भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खैर पूरी तरह से इस बार ओबीसी पे उसने दांव लगाया है। ब्रजेश जी। उपाध्याय जी, ये पहली बार नहीं है जब उसने दांव लगाया है। मुझे याद है, मैं 2014 के चुनाव में मैं जब दौरा करने जा रहा था तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और मुझे लगता नहीं था कि ये इस तरह ओबीसी जो है किस तरफ जा रहा है। 2014 में जब मैं निकला था तो मुझे लगा ओबीसी मजबूती से एकजुट है, और वो बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है, और उसका परिणाम आपने देखा कि 73 सीटें वो ले गए, और समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों में हार गई, अपने मजबूत जहां पर उसकी एक क्षेत्र थे वहां पर वो हार गई। उसके बाद 2017 आया। 2017 में भी यही स्थिति थी कि लगता था कि शायद ये
जो रंग चढ़ा है ये उतरा होगा। और आप देखिए कि 2017 में तो मायावती चुनाव के दौरे से आती थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जिसमें वो कहती थी कि मोदी नकली बैकवर्ड हैं। डेली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रतिदिन होती थी और लगातार अखबारों में ये खबरें भी छपती थी। और 2017 में भी मैंने दौरा किया था अखबार की तरफ से, नवभारत टाइम्स की तरफ से। तब मैंने देखा कि वो मजबूती से साथ, वो मजबूती और मजबूत हुआ था ये गठजोड़ बीजेपी के साथ जो अति पिछड़ों का है, अति पिछड़े, अति दलित। इसके बाद 2019 आया और एक महागठबंधन हुआ। महागठबंधन के गणित को आप देखेंगे, मुझे याद है मैं एक बड़े चैनल में गया था, उसमें तो मुझे समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि क्या आपको लगता है कि 2-4 सीटें भी बीजेपी ले जाएगी? कारण क्या है कि वो जो गठबंधन था उस हिसाब से यही कहा जा सकता था, उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मुस्लिम, यादव और दलित और अन्य जातियां, ये एक मजबूत गठबंधन हो ऐसा लगता था, स्वीप करने जा रही है। अखबारों में जब तक परिणाम नहीं आ गए तब तक यही छाया रहा कि जो ये महागठबंधन है ये स्वीप करेगा। लेकिन जब मैं फिर दौरा करने गया तो मुझे लगा ये और मजबूत हुआ है। और वो जो गठजोड़ था अति पिछड़े, अति दलित का, उसने एक चमत्कार किया। भारत की राजनीति में इस तरह के चमत्कार कम हुए हैं जब इतने मजबूत जाति गठबंधन, जो जिसमें उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव बिना जाति उसके नहीं होते हैं, तो जाति जो गठजोड़ मजबूत था उसमें फिर उसने मात दी। अब देखना है, अब जैसा सब लोग दावा कर रहे हैं 2021 आ गया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मोदी के प्रति उसकी उसी तरह मजबूती बनी हुई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या करेगा, अभी मैं दौरा करके लौटा हूं, मैंने देखा है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या करेगा ये समय बताएगा। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि वास्तव में नया नैरेटिव उत्तर प्रदेश की, जो बात बिल्कुल सही कह रहे थे, उत्तर प्रदेश नए उसमें है। मतदाताओं का क्या दृष्टिकोण होता है, कितना वो किसके साथ जाते हैं, ये अब समय बताएगा। लेकिन जहां तक केंद्र सरकार के प्रति उसका है, वो धारणा वही बनी है। उत्तर प्रदेश वो अलग जाएगा, ये समय बताएगा। ठीक है मनोज जी, हम आपसे बहुत संक्षिप्त में जान लेते हैं कि जो पिछड़ों की जो राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पिछड़ों की राजनीति पर अभी कब्जा कर लिया है, और जो अभी का समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के साथ जो एक यादव कम्युनिटी है, उसके अलावा मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, बाकी अन्य कम्युनिटियों का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है जो मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में दिखता था। मनोज जी, देखिए उपाध्याय जी, इस बात को अभी इस बहस में कहा जा सकता है, लेकिन जो पंचायत का चुनाव हम जीते हैं वो सिर्फ यादव और मुस्लिम या अन्य किसी ऐसी एक आध जाति के दम पे नहीं जीते हैं। पंचायत का चुनाव हमें सभी जातियों को मिलाकर हम जीते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम सत्ता में नहीं थे, हम विपक्ष में थे। एक बात स्पष्ट कर दूं पिछड़ों की राजनीति को लेकर, पिछड़ों की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसमें दो राय नहीं। और उनको वोट बम्पर तरीके से मिला और किस नैरेटिव पे मिला ये सबको पता है। यादवों को दुश्मन बनाया गया पिछड़ों का और अन्य बैकवर्ड को जोड़ा गया, लेकिन हुआ क्या? अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 18,000 से ज्यादा पोस्टें थी, आरएसएस को लोगों को बांट दी गई, लेकिन वो पिछड़ों का हक था, पिछड़ों की सीटों को बांट दिया गया। अरे आप देते जिनकी जितनी संख्या उनको देते। ठीक है मनोज जी, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आज की बहस हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आशीर्वाद यात्रा, जनाक्रोश यात्रा पर हमारी बहस। ये यात्राएं अभी और आएंगी। जनवादी क्रांति यात्रा शुरू होने जा रही है, जनाक्रोश यात्रा भी 16 से शुरू होने जा रही है, और भी कई दल यात्राओं का प्लान कर रहे हैं। ये यात्राएं क्या गुल खुलाती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया।
नमस्कार, मेरे और रॉयल ग्रीन परिवार की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश की सेवा कीजिए। जय हिंद। धर्म ढाबा, जीटी रोड, कोहांड, पानीपत। A+ future is equal to A+ career. Look for government की prestigious NAC A+ accreditation, जो सिर्फ 5% बेस्ट यूनिवर्सिटीज को मिली है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसीलिए तो द बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स कॉर्पोरेट्स यहीं आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. डिजिटल इंडिया सेल लौट आया है। पाइए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 16 अगस्त तक किसी भी रिलायंस डिजिटल स्टोर या माई जियो स्टोर और reliancedigital.in पे ऑनलाइन शॉपिंग करने पर पाइए इंस्टा डिलीवरी। शर्तें लागू। नमस्कार, मेरे और रॉयल ग्रीन परिवार की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश की सेवा कीजिए। जय हिंद। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। खबरें जो है सत्ता की दहलीज के पार, हर जानकारी लाएंगे इस पार। गांव देहात की हो बात या फिर कस्बों शहरों का सरोकार, गरीब किसानों के हक के साथ व्यापारी और उद्यमियों की बात, शिक्षा और खेल में क्या कुछ खास, स्कूल कॉलेजों को लेकर साथ, आम जनता से जुड़े फैसले हों या कर्मचारियों का पक्का हिसाब, महामारी से जंग आर पार, मंत्री विधायकों से सीधी बात, मिलेगी नौकरी, मिलेगा रोजगार, आपकी उम्मीदों का हर समाचार, जनता सरकार। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा के पैर घोड़े से तेज दौड़ते हैं। ओलंपिक्स तक जाए है ये पैर। अखाड़े में जम जाए तो ना रहे किसी की खैर। रुक जाए तो यो हरियाणा नास है, पर अब ये रुकेंगे तो ही जीतेंगे। कैसे? देखिए, ये पैर आपको बिना वजह दोस्तों से मिलने से, पड़ोसियों से गपशप करने से, शादियों और सोशल फंक्शंस में जाने से रोकेंगे। यही पैर कोरोना की चेन को भी तोड़ेंगे। तो हरियाणा, डाल दो अपने पैरों में समझदारी की बेड़ियां और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें।
धर्म ढाबा, जीटी रोड, कोहांड, पानीपत। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। नमस्कार, मेरे और रॉयल ग्रीन परिवार की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश की सेवा कीजिए। जय हिंद। आपकी धान की फसल को भूरे भुदके से बचाने के लिए मेघमणि पेश करती है एक नया और असरकारक कीटनाशक मेगा किल। इससे BPH का रस चूसना तथा उसका चलना फिरना बंद हो जाता है और उसकी अंडे देने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। याद रखें, धान की फसल में BPH के नियंत्रण के लिए असरकारक कीटनाशक मेगा किल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। डिजिटल इंडिया सेल लौट आया है। पाइए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 16 अगस्त तक किसी भी रिलायंस डिजिटल स्टोर या माई जियो स्टोर और reliancedigital.in पे ऑनलाइन शॉपिंग करने पर पाइए इंस्टा डिलीवरी। शर्तें लागू। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले सच MDH। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. A+ future is equal to A+ career. Look for government की prestigious NAC A+ accreditation, जो सिर्फ 5% बेस्ट यूनिवर्सिटीज को मिली है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसीलिए तो द बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स कॉर्पोरेट्स यहीं आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। नमस्कार, मेरे और रॉयल ग्रीन परिवार की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश की सेवा कीजिए। जय हिंद। आपके 2 हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, 2 हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं। खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं बेहतरीन मसाले जो शुद्धता, सुगंध और स्वाद में बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।